जयललिता की हालत नाजुक। अपोलो अस्पताल के बाहर लोगों की आंखें नम। अम्मा की सलामती के लिए प्रार्थना। हम एकदम ठीक होने के लिए हम लोग पूजा की है। अम्मा जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, तो पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहिए, इसके लिए हम लोग इधर आके हम लोग ये कर रहा हूँ। चेन्नई की सड़कों पर समर्थकों की भीड़। पुलिस की छुट्टियां रद्द, अस्पताल के बाहर सुरक्षा। अम्मा के लिए देश भर में दुआ। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो अम्मा यानी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए पूरे देश में दुआएं मांगे जा रही हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक है और वो चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जयललिता रविवार को उनको हार्ट अटैक पड़ा था। जयललिता की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। देश भर में जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दूसरी ओर जयललिता की सेहत को देखते हुए अस्पताल में ही तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक हुई है और खबर यह भी है कि AIADMK के पार्टी ऑफिस में MLAs की भी मीटिंग हुई है। सवाल है कि क्या जयललिता का वारिस चुन लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बाद उनकी पार्टी में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता जिसके लिए तमिलनाडु की जनता में इस तरह की दीवानगी का आलम हो। और जयललिता की हालत इस वक्त जो है, उस हालत में क्या कुछ करना चाहिए, जयललिता के बारे में बात करेंगे, ब्रांड अम्मा के बारे में बात करेंगे, जयललिता के अब तक के पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल और देश के जाने माने कुछ पत्रकार हैं जो उनके बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताएंगे। मेरे साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हम आपको एक एक करके रूबरू कराते हैं। मेरे साथ इस वक्त, अगर हम बात जर्नलिस्ट पैनल की करें तो मेरे साथ इस वक्त नलिनी सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ अनिल आनंद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ संतोष के जॉय साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट। और मेरे साथ TR रामाचंद्रन है, सीनियर जर्नलिस्ट, जो जिनसे हम जयललिता के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, स्पोक्स पर्सन BJP। और मेरे साथ थोड़ी देर में राजीव रंजन, स्पोक्स पर्सन JDU जुड़ेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर चेन्नई से जुड़ेंगे, अपोलो हॉस्पिटल से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जरा अपडेट लेते हैं। सबसे पहले प्रसाद, मैं आपके पास आऊंगा। प्रसाद, आप इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल के बाहर हैं और दिन भर आज अगर बात करें स्पेशली अब से कुछ घंटे पहले काफी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। आप जरा हमारे दर्शकों को क्लियर बताइए इस वक्त क्या हालत है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या खबर दी जा रही है और जयललिता की हालत कैसी है अभी? हेलो, आप सवाल दोहराएंगे? प्रसाद, क्या अपडेट है और जयललिता की हालत कैसी है और इस वक्त वहां पर क्या इंतजाम है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, कुछ घंटे पहले लगभग 5 और 6 बजे के बीच काफ़ी यहाँ पर केओस था और काफ़ी जो है अटकलें लगाई जा रही थी। कई तरह के रूमर्स भी आए और कई चैनल्स ने खबर भी चला दी थी। लेकिन जब उसके बाद अपोलो ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया है कि अभी भी जो है उन पर निगरानी रखी जा रही है, हालांकि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तब से स्थिति काफ़ी शांत है। जो जिस वक्त हम देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी सारे लोग जो कल से थे वो अब धीरे धीरे घर चले गए हैं। पुलिसकर्मी, हालांकि उनकी तादाद अभी भी वही है, क्योंकि सुबह से जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी काफ़ी जो है हालत नाजुक है, तो उसके चलते काफ़ी सारे पुलिसकर्मी लगभग 5000 के आसपास सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल, ग्रेम रोड्स और जो आसपास के इलाके वहाँ पर तैनात किए गए किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है, शांत है। प्रसाद, खबर यह भी है कि कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग हॉस्पिटल में हुई है और MLAs की, पार्टी MLAs की मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर पे हुई है। इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास?
देखिए, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। खबरें ज़रूर थी कि पनीरसेल्वम, जो कि नंबर 2 माने जाते हैं, उनके अगुवाई में एक कैबिनेट बैठक भी हुई थी और पार्टी की बैठक में भी शशिकला, जो कि जयललिता की काफ़ी क्लोज कॉन्फिडेंट मानी जाती है, उनके साथ भी बैठक हुई है। लेकिन इन दोनों ही मीटिंग्स पर आधिकारिक तौर पर ना सरकार की तरफ से ना पार्टी की तरफ से कोई भी पुष्टि आई है। ठीक है, तो लगातार वहां पर अभी मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। प्रसाद, जरा हमें वहां के बारे में बताइए। कहा यह जा रहा है कि हजारों की संख्या में समर्थक इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल के बाहर है और हजारों की संख्या में ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। तो जरा हमें अपडेट बताइए और हो सके तो हमारे दर्शकों को वो व्यू भी दिखाइए, अगर आप दिखा सके कि हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त कैसी तस्वीर है। बिल्कुल, इस वक्त मैं अपोलो हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हूं। अगर आप 2 घंटे के पहले की बात करें तो यहां पर बिल्कुल काफ़ी सारे लोग थे, खचाखच पूरा भरा हुआ था। 6 बजे की अगर हम बात करें तो मैं हमारे कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि वो जो हॉस्पिटल का परिसर है उसको दिखाए। अभी भी काफ़ी सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और अंदर भी कई सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है और मंत्री तमिलनाडु सरकार के हैं, लोग यहाँ पर बने हैं। लेकिन जो तादाद हम सुबह से देख रहे थे, जो शाम में 6-7 बजे तक हमको देखने को मिला, वो अभी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन पुलिस का जहाँ तक प्रेजेंस है वो अभी भी बरकरार है यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल के बाहर। और कुछ ही दूर पे जो मेन रोड है ग्रेम रोड का, तो वहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी अभी भी तैनात है। हाँ प्रसाद, एम्स के कुछ डॉक्टर भी गए हुए और उन्होंने भी एग्जामिन किया है जयललिता को, और इसके अलावा वहाँ पर लंदन के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन हुई है जयललिता के बारे में। और अभी डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, कल शाम में जब से कार्डियक अरेस्ट आया है तो उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर लगाया गया है, जो इक्मो जो इक्विपमेंट बोलते हैं, जो आर्टिफिशियली हार्ट और लंग्स को जो है चलाता है। लेकिन अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जो उनका ओरिजिनल हार्ट है उस पर अभी भी जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्टर का कहना है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो कंटिन्यू करेंगे और जो है स्थिति अभी जैसे कि वैसी बनी है, 48 घंटे या फिर 72 घंटे के बाद जिस प्रकार से प्रोग्रेस होता है तो उसके बाद अगला डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, और ऑफिशियल्स की तरफ से क्या आपको वहाँ पर इंतजाम दिखता है? किसी भी अप्रिय स्थिति में वहाँ पर क्या इंतजाम दिखता है आपको? तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंतजाम दिखता है? बिल्कुल, कल से जब ये खबर आई थी कि जयललिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तभी से यहाँ पर पुलिस हरकत में आई है और स्पेशल जो फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, इन सभी जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया हुआ है किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए। न केवल चेन्नई में बल्कि तमिलनाडु के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ के एसपीज, आईजीज को सभी को बोला गया है अलर्ट रहने के लिए। जिस प्रकार से जनता यहाँ पर भावुक होती है और काफ़ी पॉपुलर नेता भी है जयललिता, खास करके महिलाओं के बीच में जो हम सुबह से देख रहे थे, जी बिल्कुल, काफ़ी सारे महिलाएं काफी भावुक हो गई थी। तो जरूर इंतजाम किए गए हैं। ठीक है प्रसाद, आप मेरे साथ रहिए और अपडेट मैं आपसे लूंगा, लेकिन अब अपने पैनलिस्ट के पास चलता हूं और नलिनी जी आपसे शुरुआत करेंगे। जयललिता जैसा करिश्माई नेतृत्व और जयललिता जैसा एक कद्दावर नेता या उनके जैसा एक कद्दावर पॉलिटिशियन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। जयललिता के बारे में सबसे पहला तो सवाल यही कि आपको क्या लगता है, जे जयललिता इतने दिनों से बीमार हैं, कितना बड़ा एक सेटबैक है तमिलनाडु के लिए? देखिए, तमिलनाडु के लिए तो सेटबैक है ही, मैं कहूँगी देश में भी जो पॉलिटिक्स ये आज जो हमें देखने को मिल रहा है उसमें भी आपने शब्द बिल्कुल ठीक कहा, कद्दावर नेता तो ये एक हैं। लेकिन मुझे ये जोर देना पड़ेगा कि पुरुष प्रधान राजनीतिक जो दायरा हमारे देश का रहा है, आज भी है। कुछ नेता जो महिलाएं निकल आई हैं उनको आप एक साइड पे रखिए, लेकिन पुरुष प्रधान है ये। और इसमें इतना अपना सिक्का जमा ही ना लेना, चला लेना, तो ये जयललिता जी के संघर्ष के बारे में बताता है, उनकी स्ट्रगल के बारे में बताता है। और मुझे एक और चीज़ अभी इस वक्त स्ट्राइक कर रही है, वो ये कि देखिए उनको 2 हाई प्रोफाइल
आप कहिए प्रोफेशंस, 2 हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस में उनको अपनी मर्जी के थोड़े से खिलाफ जाकर उनको वहां पे रखा गया। एक तो वो फिल्म स्टार बनी, बिल्कुल, और इतनी ज्यादा, एक समय ऐसा था कि वो सबसे फिल्म स्टार हीरोइन में से सबसे ज्यादा महंगी हीरोइन थी, यानी कि उतनी कमाई उनकी होती थी, कामयाब हीरोइन थी, कामयाब हीरोइन, और बहुत ज्यादा उनको सबसे ज्यादा पैसा वही लेती थी इंडिया में हीरोइन में। और दूसरा, फिर वो राजनीति में गई। उनका खुद का कहना है कि वो राजनीति में अपनी मर्जी से नहीं गई, डॉक्टर MGR उनको वहाँ उसमें लेके गए, वो कहानी दूसरी है। लेकिन यही कि इतनी ज़्यादा एक विल होना, इच्छा शक्ति होना, उसको आज भी जयललिता जिस स्थिति में है, संघर्ष किया है 22 सितंबर से, तो मैं समझती हूँ वो इच्छा शक्ति का द्योतक है कि एक इंसान। और एक और बात, बहुत इंटेलिजेंट महिला है ये, और अगर ये सब सच है कि वो होश में रही, तो देखिए डॉक्टर तो कह रहे थे करीबन 2 हफ्ते से कि ये कभी भी चाहे तो घर जा सकती हैं, लेकिन अगर वो अपने होश में थी तो इंटेलिजेंट होश में थी कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी मेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पक्का नहीं। बिल्कुल, और जयललिता की सेहत अच्छी होने के लिए पूरे देश में दुआएं चल रही हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, प्रसाद मेरे सहयोगी जो बने हुए बता रहे हैं कैसे हजारों की तादाद में समर्थक अभी भी जुटे हुए हैं। लेकिन संतोष, मैं आपके पास आऊंगा। संतोष, आपको क्या लगता है, पूरी स्थिति देखते हुए आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, जयललिता का जो राजनीतिक जीवन अगर हम पहले से ग्राफ करें कि 87 में जब MGR की डेथ हुई है, तो उस डेथ के दौरान भी जो उन्होंने सॉलिडारिटी लोगों का जीता, जो सहानुभूति उन्होंने जीती, वही कारण रहा कि वो चुनाव में जीत कर आई। उसके बाद में जब डीएमके MGR की डेथ के बाद जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और जानकी रामचंद्रन के बीच में जो AIADMK के स्प्लिट होने के बाद में डीएमके को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो जीत कर आ जाती हैं। पर वो डीएमके वहाँ पर भी डीएमके फॉल्ट पर इसलिए हो जाता है क्योंकि असेंबली में कुछ ऐसा वाकया होता है कि वो बाहर आकर लोगों से कहती हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और वो लोगों के सामने शपथ लेती है कि अब मैं इस असेंबली में आऊंगी तो मुख्यमंत्री बनके। और वो लोगों के सामने वो एक जज्बा है, वो एक सहानुभूति है जो लोग उन्हें जिताकर मुख्यमंत्री बनाकर वापस वहां भेजते हैं। इसके बाद देखिए, जब उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, उसके बाद भी जब वो जीत कर आई, कोई कारण नहीं था उनके पास, उनकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा एजेंडा या फिर कोई विजन 2020 नहीं था जिसके कारण वो जीत कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर वापस आई। केवल लोगों की सहानुभूति की एक महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ, एक डीएमके के करुणानिधि और उनके साथियों ने मिलकर एक महिला को अरेस्ट किया, उनको जेल भेजा, उस सहानुभूति के बल पर वो जीत कर वापस आई। अभी देखिए 2016 में भी अभी भी जो जीत कर वापस आई है, कहीं ना कहीं कारण यही है कि देखो उनको जेल भेज दिया, और जेल भेजने के बाद भी वो वापस आकर वो कितना ग्रेसफुली अपने आप को कंडक्ट कर रही है, एक महिला है। तो ये जो सहानुभूति है वो अम्मा का, जयललिता का एक ट्रम्प कार्ड रहा है। और आज की तारीख में अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना परेशान है, अपोलो हॉस्पिटल इतना परेशान है, और देश पूरा भी कई कुछ हद तक प्रशासनिक तौर पर परेशान है, तो केवल इसीलिए कि लोगों का दीवानापन जो उनके प्रति है वो काफी हद तक। और जैसा कि आपने भी कहा, MGR के बाद पहली लीडर हैं जो लगातार दोबारा चुनकर आई है तमिलनाडु की सीएम। तो और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए TR रामचंद्रन साहब, जयललिता वाकई बहुत कद्दावर नेता हैं, लेकिन AIADMK की बात करें तो AIADMK के पास जयललिता का कोई ऑप्शन, क्या तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है? तो AIADMK के लिए कितनी मुसीबत की घड़ी है ये? बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है। मेरे ख्याल में उनके पास कोई एक नेता नहीं है जो लीडरशिप को संभाले और AIADMK को यूनिटी में रखे। मेरा मानना तो ये है कि AIADMK बिखर सकती है, और ये नहीं कि ये क्लीन डिवीजन होगा, स्प्लिंटर ग्रुप्स बन सकती हैं, जिसका मतलब है कि आप तमिलनाडु में स्पेस बन जाता है DMK को वापस कोशिश करने की वो सत्ता पे आए, और उसके अलावा स्पेस ये भी बनता है कि और कोई एक राजनीतिक दल वहाँ पर उभर के आए, और द्रविडियन हो, नॉन द्रविडियन हो, वो अपने लिए एक जगह बना सकती है। मेरे ख्याल में ये ज़रा प्रीमेच्योर है इस वक्त इस चीज़ों का बात करने के लिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई एक महिला होगी जितने इतना सब झेलने के बाद ये ज़रूर उन्होंने जितनी भी चैलेंजेस उनके सामने आई हैं उनको फेस किया है।
और मेरे ख्याल में उनकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज उनके सामने आई हैं उन्होंने उनको झेला है और उनको ओवरकम किया, उन पे जीत पाई है। बिल्कुल। अच्छा, कंट्रोवर्सीज कोई आसान से नहीं है। उनको उनके ऊपर 1996 से करप्शन के चार्जेस लगी हैं, कई बार उनको सत्ता छोड़ के जेल भी जाना पड़ा और वो है। 96 में वो खुद भी चुनाव हार गई थी। नहीं, वो बात तो अलग है, क्योंकि ऑल्टरनेटली चुनाव AIADMK और DMK ऑल्टरनेटली जीते थे और हारते थे। बट ये रिकॉर्ड है कि कोई एक महिला तमिलनाडु में 6 बार मुख्यमंत्री बनी है और अपने शॉर्ट पॉलिटिकल करियर में, बिकॉज वो 81 में पॉलिटिक्स उन्होंने एक्चुअली ज्वाइन किया और 84 में वो राज्यसभा में चुन के आई थी। अब वहां से उनका कोई लुकिंग बैक नहीं रहा। MGR की जो वाइफ थी जानकी, वो थी मुख्यमंत्री, पर मेरे ख्याल में कुछ 28 दिन या 29 दिन 21 दिन के लिए। बट इनकी मेरे ख्याल में दाग देनी चाहिए कि जो डिटर्मिनेशन इन्होंने दिखाया है और जिसके वजह से, जैसे आपने कहा कि लोगों का प्यार उनको इतना मिला है और वो सिर्फ एक बलबूते पे जीती है। पिछला इलेक्शन इस साल में जो हुआ 2016 में, वो महिला तमिलनाडु के वोटर्स आम आदमी से ज्यादा हैं और उनको इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट महिला से मिली है। वो दिखता है, क्योंकि आज भी अस्पताल के बाहर महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिख रही है, जो उनके लिए दुआएं मांग रही हैं, जो उनके लिए प्रेयर कर रही हैं कि अम्मा को जल्दी वापस बुलाओ, अम्मा को जल्दी हॉस्पिटल से बाहर भेजो, भगवान से प्रेयर करते हो। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन अनिल आनंद मैं आपके पास आऊंगा। गोपाल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन अनिल आनंद एक सवाल आपसे छोटा सा। इस कंडीशन में जब इतना बड़ा नेता या इतना बड़ा लोकप्रिय नेता इस तरह की स्थिति में हो, तो कितना मुश्किल होता है प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना, खासकर अगर हम साउथ की बात करते हो। वहां पर हमने देखा है लोगों की दीवानगी अपने लीडर्स के प्रति। साउथ में भी, खास करके तमिलनाडु में तमिलनाडु में लोग बहुत भावुक हैं, व्यक्ति पूजा बहुत ज़्यादा है, चाहे वो करुणानिधि के फॉलोज हों, MGR के रहे हों या जयललिता जी के रहे हों। तो ये कोई आसान काम नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आज की डेट में इस वक्त हम ये कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स ने भी कहा कि उनकी स्थिति अति गंभीर है, तो उसको मान के चलना चाहिए। और डॉक्टर नरेश त्रिवेदी को मैं भी सुन रहा था किसी और चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। तो मुझे लगता है कि दवा भी चल रही है, दुआएं भी लाखों लोग उनके चाहने वाले प्रशंसक कर रहे हैं, फॉलोअर्स कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता 1.5 करोड़ से ज्यादा उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद दुआएं भी काम करें। और जहां तक स्थिति का सवाल है जो आपने रेज किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कुछ थोड़ा सा काम किया जा सकता था प्रेशर ईज ऑफ करने के लिए। एक तो ये होता कि पार्टी के कुछ नेता के कुछ समझाने बुझाने की किसी ना किसी तरीके से उनका एक अपना चैनल, जो न्यूज चैनल भी है, उससे करते या लोगों के बीच में जाते। वो हुआ नहीं। लेकिन उसका कारण मुझे ये नजर आता है कि ऐसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर वाली पार्टी में केवल एक ही नेता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं बाकी लोग बहुत इनसिक्योर हैं, कुछ बात आके करें, एक्सेप्ट हो या ना हो, उसके रिपरकशंस क्या हो, उसका परिणाम क्या निकले, तो कुछ मुझे लगता है डर कैसे उस माहौल में उनके साथी लोग AIADMK के लोग नहीं कर पाए। लेकिन प्रशासन भी शायद कुछ कर सकता है इस पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस की या चीफ सेक्रेटरी की या किसी की कोई ऐसा कुछ एक तंत्र बनाते हैं वो लोग कि उन लोगों से, देखिए इस वक्त टोटल डिस्कनेक्टिविटी है उन वर्कर्स के साथ, उन चाहने वालों के साथ। तो कनेक्टिविटी के माहौल का ही ये नतीजा था कि एक तमिल चैनल ने वहां पे चला दिया कि वो नहीं रही, तो अचानक पथराव शुरू हो गया। तो दैट इज लैक ऑफ डिस्कनेक्टिविटी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरू से ही तंत्र को भी और AIADMK के जो भी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं संवाद जो है वो बनाना चाहिए था, ताकि एकदम से स्थिति गंभीर। लेकिन फिर वही आपकी बात लागू होती है कि वो लोग सामने आते हैं और उनकी बात एक्सेप्ट होती नहीं होती और फिर उनका पॉलिटिकल करियर क्या दांव पे लग जाता। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपको क्या लगता है, इस वक्त बहुत संकट की घड़ी है और केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है, जहां तक हमें जानकारी है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वेंकैया नायडू गए हुए हैं वहां पर वो हॉस्पिटल और उन्होंने जयललिता की हालत की जानकारी ली है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कितनी संकट की घड़ी है ये एक राज्य सरकार के लिए, और आपके हिसाब से आप हमें ये बताइए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कोई वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं?
नहीं, देखिए अभी सारी संवेदना उनके साथ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, हमारी शुभकामनाएं है और ये सारी। लेकिन जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है, ऐसी खबरें मिल रही हैं, इसीलिए वेंकैया नायडू जी खुद गए हैं। वहाँ पे एक वैक्यूम तो है ही, जैसा अभी सारे पैनलिस्ट ने कहा, आप भी कह रहे हैं कि वहाँ की जो तमिलनाडु की राजनीति है वो व्यक्ति पूजक राजनीति थी। वहाँ पे जयललिता जी का एक ऐसा स्थान था कि लोग उनके पीछे बहुत ज़्यादा उनको चाहते थे, और जो द्रविड़ मूवमेंट वहाँ चला उसमें जो पिछड़े समाज के पिछड़े वर्ग के साथ जो उन्होंने उसके साथ एकता की, उसके साथ संवेदना की जो राजनीति की, उसके कारण उनको इतनी पॉपुलर सपोर्ट मिला कि आज ये स्थिति है कि लोग सड़क पे उनके लिए इतने दिनों से 72 दिनों से वो बीमार है, फिर भी लोग उनके लिए इतने उत्सुक हैं, उनके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। इसका स्पष्ट है कि वह एक बहुत बड़ा उनका वहाँ पे कद था जो भरना आसान नहीं। और वहाँ जहाँ तक AIADMK के सवाल है, वो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि वहाँ पे कोई दूसरे लेवल पे राजनीतिक कोई लीडरशिप है ही नहीं। अगर होती तो इतने दिन में कोई तो उभर के आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नहीं, और मुझे लगता है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। एक और चीज जो होनी चाहिए थी, सर मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रसाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रसाद, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, हमने देखा 70 दिनों से ज्यादा हो गया, लेकिन जयललिता की सेहत को लेकर जो सस्पेंस बनाया गया, ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लगातार बड़े नेता उनसे मिलने जा रहे थे। उसके बावजूद लोग पूछते थे, डिहाइड्रेशन के बाद 70 साल किसी ऐसे लीडर का हॉस्पिटल में रहना, ये बड़ा सस्पेंस था। प्रसाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं सर। हाँ, तो दूसरी तरफ क्या है कि जो DMK जो है वहाँ की लीडरशिप भी अभी पूरी वहाँ वो जो वो भी बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो मैं इस बात से बहुत वाकिफ रखता हूँ कि वो जो वैक्यूम है उसको किसी को भरना पड़ेगा, और वहाँ पे नए समीकरण बन के आएंगे। और वहाँ पे नए समीकरण DMK और AIADMK की जो वहाँ की तमिलनाडु की जो राजनीति थी, वह एक ऑल्टरनेटिव राजनीति थी। उसके कारण वहां पे एक जो अब वह उसके कहीं ब्रेक आएगा और कोई नए समीकरण उभर के आएंगे। तो वहां पे लीडरशिप की जरूरत है, नए पार्टी की जरूरत है, उन नए समीकरण के बनने की जरूरत है, जो इनके अंदर भी या तो विघटन होगा या आपस में क्या होगा। लीडरशिप तो है नहीं जो कि इसको कंट्रोल कर सके AIADMK की पार्टी को। तो इस तरह से एक पूरा नया राजनीतिक एक बहुत बड़ा चेंज वहां पे आने की उम्मीद लगती है हमें। आप रहिए मेरे साथ, संतोष कुछ बोलना चाहते हैं। जो वैक्यूम की बात करी, इसमें केंद्र की भूमिका बहुत बहुत अहम है। अगर 87 की बात करें, मेरे से वरिष्ठ लोग यहाँ पर पैनल में हैं, 87 में राजीव गांधी का बहुत अहम रोल था इस पूरे AIADMK की पूरी सरकार को पहले AIADMK की सरकार को बर्खास्त करना, राष्ट्रपति शासन वहां लगाना, उसके बाद फिर से चुनाव होना, अम्मा का जीतकर वापस आना। अब दिल्ली में जो सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, अब इस पार्टी को भी बहुत एक अहम फैसला करना है कि क्या वो ट्विंकरिंग करेंगी तमिलनाडु की राजनीति से, या फिर इस पूरे जो DMK AIADMK की जो दो पार्टी का जो पूरा एक वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं अपने BJP या कांग्रेस के इनरोड बनाकर वहां पर उस वैक्यूम को फिल करेंगी। तो केंद्र के सरकार गवर्नर के थ्रू क्या अगला स्टेप लेती है सर, वो हम बात करेंगे। जैसा कि रविचंद्रन जी ने कहा था, थोड़ा सा भी उस बारे में बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे। लेकिन प्रसाद, और मैं चाहता हूं कि जब प्रसाद मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अभी हम जब बात करें अब, तो जरा हमारे साथ जो इस वक्त नए व्यूअर्स हैं जो जयललिता के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको जयललिता के बारे में रूबरू कराने की, कि जयललिता जैसा चमत्कारी जो व्यक्तित्व है भारत की राजनीति में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन प्रसाद, जैसा कि मैं इससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, 70 दिनों से ज्यादा अम्मा यानी जयललिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। शुरुआत में तो हमें यही बताया गया कि डिहाइड्रेशन की वजह से और सिंपल फीवर की वजह से उनको यहां पर भर्ती कराया गया, लेकिन 70 दिनों से ज्यादा अगर हो जाए तो प्रसाद सवाल पैदा होते हैं, खासकर इतनी बड़ी लीडर और इतने अच्छे हॉस्पिटल में अगर वो हो तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भी चीजों को जितना ट्रांसपेरेंट रखा जाना था नहीं किया गया, और आज उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा दिखता है?
एक बात हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु के जो पॉलिटिक्स है उसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जवाब भी है कि 70 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से तो अस्पताल में नहीं रह सकती। लेकिन किसके पास उतनी हिम्मत है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार के कई सारे मंत्री यहाँ पर आए, कई लोग आए, लेकिन जो लोग अंदर भी जाकर मिलके आए हैं या फिर जानने की कोशिश की, क्या उन्होंने बाहर आकर बताया कि एग्जैक्ट वजह क्या है? कभी कुछ तो नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कोई भी कुछ भी कहने से बचता है, क्योंकि एक पेक्यूलियर नेचर है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स का। बिल्कुल। तो प्रसाद, अभी वहां पर अपडेट नेक्स्ट मेडिकल बुलेटिन कब तक आएगा जो अम्मा की हेल्थ के बारे में बताएगा? आ रहा हूं गोपाल जी। पिछले 2 घंटे पहले जब ये अफवाह उड़ी थी, कई सारे रूमर्स थे, तो तब अपोलो हॉस्पिटल ने अपना एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें कहा कि शी कंटिन्यूज टू बी क्रिटिकल। अब ये कहा जा रहा है कि 9 बजे के बाद एक बुलेटिन हो सकता है, हालांकि इसके ऊपर पुष्टि नहीं है, इस बारे में पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रात में भी एक बुलेटिन हो सकता है। कुछ देर पहले वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री वो आकर के यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया और फिर किसी से बात किए बगैर वो चले गए हैं। माना जा रहा है कि वो राज्यपाल के पास जाके जो स्थिति बन रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 9 बजे के बाद एक और बुलेटिन जारी कर सकती है हॉस्पिटल। ठीक है प्रसाद, आप रहिए मेरे साथ। जल्दी से हम ब्रांड अम्मा होने के मायने दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि ब्रांड अम्मा यानी जयललिता जैसा कद होने के क्या मायने हैं। 1982 जब वो AIADMK की सदस्य बनी, उन्होंने AIADMK ज्वाइन किया, MGR के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की और MGR सबसे लोकप्रिय नेता तमिलनाडु के और भारतीय राजनीति के भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक। 1982 में AIADMK की सेक्रेटरी भी बनाई गई, वो सचिव बनाई गई। 83 यानी 1983 में पार्टी के प्रचार अभियान का उन्होंने नेतृत्व किया जयललिता ने। अम्मा का राजनीतिक सफर हम बता रहे हैं आपको। 1984 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई वो। 1984 में ही MGR की तबीयत बिगड़ने पर खुद को उन्होंने CM बनाने के लिए कहा। 1984 में ही MGR ने पार्टी के पदों से उनको हटाया। देखिए कितना ड्रामेटिक इनका पॉलिटिकल करियर रहा है। 1986 जिसमें जयललिता पेरवरी नाम से उन्होंने संगठन बनाया। 1987 में MGR के निधन के बाद खुद को AIADMK का उत्तराधिकारी घोषित किया। 1991 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। 1996 में AIADMK के चुनावों की हार हुई। 1996 में चुनावों में जयललिता खुद चुनाव हार गई और 2016 में जयललिता की वापसी हुई और बहुत ही धमाकेदार वापसी हुई। राजनीतिक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। लेकिन ब्रांड अम्मा होने के मायने हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ब्रांड अम्मा यानी जयललिता जैसा अगर आप कोई पॉलिटिकल करियर हो तो उसके मायने क्या होते हैं। आज जयललिता से बड़ा कोई पॉलिटिशियन तमिलनाडु की हालिया राजनीति में नहीं दिखता है। और मैं आपसे शुरू करूंगा नलिनी जी, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि जयललिता की क्या अहमियत है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में और तमिलनाडु के साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स में। देखिए ऐसा है कि जो मैंने देखा है, जयललिता जी हो, MGR हो, इसके पहले अन्नादुराई हो, अपने NTR हो, क्या है कि ये लोग फिल्मों से जुड़े हुए थे और हमारी फिल्में हमेशा हीरो समझती हैं या हीरोइन समझती हैं, यानी कि इनको सुपर नेचुरल इनको बताती हैं कि कद इनका यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपकी नज़र जाए क्षितिज तक ये उतना बड़ा इनकी पावर है। क्या है कि ये लोग सारे के सारे फिल्मों से और अति टैलेंटेड लोग फिल्मों से जब ये पॉलिटिक्स में आए तो वो जो इनका हीरो या हीरोइन होना इनके साथ साथ चलता गया। तो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्फ्लेट कर दिया गया। जो पब्लिक है उसके दिमाग में ये हीरो भी और उतने बड़े हीरो, यानी कि इनके साथ में पहले इनका साया पहुंचा हीरो का, हीरोइन का, और उसके बाद में जब इन्होंने अख्तियार किया वो पावर, तो फिर इनको अपने लार्जर देन लाइफ होना ही था। यानी कि ये हो ही नहीं सकते थे कि छोटे से ये बन जाते नेता। दूसरी चीज है कि देखिए आपने कहा मीडिया के बारे में, और आपने मीडिया के बारे में ठीक कहा कि मीडिया क्यों इतना उसने क्यों इतनी उजलत दिखाई कि उछल करके कैसे खबरें दी आज। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि
अम्मा को ये इनको मीडिया के साथ साथ उनके पार्टी वर्कर्स को भी जो झंडा जिस तरह से नीचे आया, लोग बड़े बड़े कयास लगाने लग गए और फिर से फ्लैग होस्टिंग हुई वहां की। अगर जयललिता होश में होती तो आज उनको कोई असर ना होता इसका, क्योंकि वो मीडिया पर डिपेंडेंट थी ही नहीं। उन्होंने अपना, देखिए क्या जीनियस था, एक हीरोइन, और वो भी सबसे ज्यादा कामयाब हीरोइन तमिल फिल्म की, वो बन गई अम्मा। यानी कि उन्होंने जब अपना वेशभूषा भी बदल ली, क्लोक पहनने लगी, साड़ी के साथ में क्लोक, और अगर आप देखें तो वो पहली थी जो स्कर्ट और यानी कि पैंट वगैरह में 1960s में बोल्ड गिनी जाती है। तो मुझे आपसे ये कहना है कि देखिए ये चीज़ें जीनियस ही करता है, जो अपने आप को देख के और किस तरह से पब्लिक उनको कर लेगी। फिर अम्मा कैंटीन, अम्मा नमक, अम्मा सब कुछ उन्होंने अपने आप को माँ के रूप में बताया। तो जो माँ बन जाए तो उसके बाद में फिर क्या हो सकता है, फिर वो तो फिर ब्रह्मांड की माँ बन गई तमिलनाडु के लिए। और जैसे आपने कहा कि वाजपेयी जी की सरकार में वो थी, और सरकार को 1999 में जो झटका दिया वो कभी भी, मैं समझती हूँ कि बीजेपी नहीं भूलेगी, ना भूलना चाहिए। लेकिन उन्होंने खुद कहा था, जयललिता ने, फिर कुछ 10 साल उसके बाद, कि मैं मैच्योर होती चली गई हूँ। इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं परिपक्व हो गई हूँ, मेरी राजनीति परिपक्व हो कि हो सकता है कि अब झटके वाली काम मैं ना करूँ। और देखिए वहां से लेकर के 7 साल के बाद आप देख रहे हैं अम्मा जो परिवर्तित, तो वो जल्दी ही हो गई 1-2 साल में, लेकिन अब अम्मा का रूप धर के जो वो उभरी मानस चित्त पर पूरे तमिलनाडु के और हमारे भी देश में, तमिलनाडु के बाहर। लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज़ कहनी, एक प्रवक्ता पहले कह रहे थे कि वहाँ पर कोई कद्दावर नेता नहीं है। डीएमके को आप ना इसमें शामिल करिए। डीएमके में करुणानिधि आज हैं, स्टालिन आज, उन्होंने बहुत ही मेहनत से स्टालिन को बनाया, कनिमोड़ी को पेश किया है, तो वहाँ पर और लेकिन अन्ना AIADMK में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं थी। छोटी सी बात अगर गौरव मुझे कहे कि हमारे नेता इतने बीमार क्यों पड़ते हैं, आज मुझे बड़ी फिक्र है। देखिए करुणानिधि जी तो खैर उम्र हो गई, अभी हमारी बहुत ही चाहती नेता सुषमा स्वराज जी पड़ी हुई हैं अस्पताल में। तो मेरे दिमाग में कभी कभी आता है कि क्या हम ही लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं अपने नेताओं से, जो वो करते करते इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये एक चीज मेरे दिमाग में आई। चलिए मैम, लेकिन लीडरशिप जब कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शायद ये उसी का कारण है। लेकिन रामाचंद्रन साहब आपके पास आऊँगा। रामाचंद्रन साहब, जलता के साथ जैसा कि आप भी कुछ जिक्र कर रहे थे, कई विवाद भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो 84 जो हमने बताया पदों से हटाया गया, और चाहे 2001 जहाँ पे आधी रात में उनके घर से, करुणानिधि को उनके घर से गिरफ्तार करवाना, आय से अधिक संपत्ति का केस और तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद हर बार हर विवाद से उठकर आगे आना, ये बताता है कि जयललिता ने किस तरह से तमिलनाडु और देश की राजनीति में अपने आप को कितना बड़ा बना लिया था। देखिए काफी हद तक ये सही है, पर एक चीज हम जरा समझ के चलें। इस बीच राजीव रंजन जुड़े हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। आप क्या बोलिए राजीव रंजन, मैं आता हूं आपके पास। उन्होंने 2 चीजें की और बड़ी ओपनली उन्होंने इनकी बात की कि वो हर वक्त कंट्रोवर्सी में माहिर रहती थी। सबसे पहली बात तो ये थी, और उनको किसी पे भी भरोसा नहीं था। या तो अपनी पार्टी में किसी के ऊपर भरोसा था, और वो कहती हैं, उन्होंने कहीं कुछ ये बात कही थी कि हर एक आदमी को किसी पे तो भरोसा होना चाहिए, और मुझे सिर्फ अपने आप में भरोसा है और किसी में नहीं है। अब ये एक साइकोलॉजी भी है, और ये एक उनकी ट्रेड भी दिखाती है क्यों वो इतनी इनसिक्योर फील कर रही थी। देखिए बचपन उनका बहुत ही कठिन था। उनकी माँ ने उनको फिल्म में धकेल दिया 15 साल की उम्र में। बिल्कुल। वो बड़ी टैलेंटेड थी, कर्नाटक म्यूजिक जानती थी, भरतनाट्यम जानती थी, मणिपुरी सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने आर्ट्स में सीखा, बट आखिरकार उनकी पेंशन पॉलिटिक्स में कुछ अलग सी रही, और एमजीआर की वजह से वो पॉलिटिक्स में आई। एमजीआर का जब फ्यूनरल हो रहा था तो उनको एमजीआर की बीवी के किसी रिश्तेदार ने निकाल के ट्रक से नीचे फेंक दिया कि आप इसमें शामिल मत होइए। ये कुछ एडवर्सिटी ऐसे है कि आधे से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स को बिल्कुल छोड़ के संन्यास और ले लेते और किसी प्रोफेशन में चले जाते, पर उन्होंने नहीं की। उन्होंने शी हेल्ड अ ग्राउंड, और उन्होंने लड़ाई की और वापसी की, और वापसी बड़ी सिर उठा के की।
करप्शन के केसेस उनके खिलाफ इतने लगे हैं 1996 से, पर तब भी अगर उन्होंने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि वो छठी बार एक महिला होते हुए मुख्यमंत्री बनी हो, रिकॉर्ड क्रिएट किया है, मेरे ख्याल में कुछ तो होगा उनमें जिससे कि लोग उनको बार बार वापस सत्ते में लाते थे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी उनके बिना बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरे ख्याल में जो इतना टाइम उन्होंने लगाया है, अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते ऑन अ डेली बेसिस, बात बिल्कुल अलग रहती, तो वो तो किया नहीं किया। तो इसलिए सडनली आप कुछ एक न्यू स्प्रिंग करोगे विच इज ऑफ द वर्स्ट काइंड, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम तो होगी तमिलनाडु में। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे ख्याल में जो सरकार को, और वहां उनके पार्टी में कोई कद्दावर नेता तो है ही नहीं। 3 बार जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे पनीरसेल्वम, और उनका कोई रोल तो था नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, पार्टी में उनकी कोई खास और इसीलिए शायद ये जैसा कि अभी तक खबरें आ रही हैं, क्योंकि जयललिता अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और अभी तक खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही है। शशिकला का नाम सामने आ रहा है, पनीरसेल्वम का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और ठीक है, हम तो उम्मीद करते हैं कि जयललिता वापस आए और फिर से अपनी कमान संभाले। वी होप फॉर द बेस्ट। बट राजीव रंजन, आपको क्या लगता है जयललिता कि केवल तमिलनाडु की राजनीति में नहीं, हमने देखा था जिस तरह से अलायंस पॉलिटिक्स इस देश में अब इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जयललिता जैसी कद्दावर नेता का इस वक्त इस देश की राजनीति में कितना अहम स्थान है? देखिए, अगर भारतीय राजनीति को अगर हम देखें तो जयललिता उन चंद विलक्षण राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने लंबे समय से अलग अलग क्षमताओं में रहकर, कभी एक अभिनेत्री के तौर पर अगर उनको याद करें तो 140 फिल्में तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में एक अधिकार और इतना लोकप्रिय अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहचान रही कि मुझे लगता है जो विरासत का सवाल था, कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी कि एमजीआर के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक जानकी रामचंद्रन मुख्यमंत्री रही, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहां की कमान संभाली तो उनके कार्यशैली को लेकर के जितनी तरह की बातें कही जाएं और जो एक अधिकारवादी प्रवृत्ति और आत्म केंद्रित होने के बहुत सारे आरोप लगते रहे हों, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक अपरिहार्य राजनेता की जो एक हैसियत उन्होंने बनाई, उनके बगैर तमिलनाडु की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी की आंधी थी पूरे देश में और 39 सीटों में 37 सीटें उनकी अगुवाई में ऑल इंडिया अन्ना AIDM के न जीती, मुनेत्र कड़गम ने वहां जीती। हाँ, AIDM के अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने जीती। तो मुझे लगता है ये आसान नहीं है ऐसे मुकाम पर पहुंचना। जो उन्होंने हासिल किया उसका मूल्यांकन आज जो इस नहीं, मैंने आपसे सवाल किया सर कि इंडियन पॉलिटिकल डायस्पोरा में, क्योंकि मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, अलायंस पॉलिटिक्स भी इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। और अभी हाल के दिनों में हमने देखा, इस वक्त तो ठीक है बीजेपी के पास अपने दम पर सीटें आई, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कई दल हैं जो सरकार में शामिल हैं। इससे पहले हमने देखा यूपीए ने लगातार अलायंस के बल पर ही दो टर्म या 10 साल सरकार चलाई, उससे पहले भी गठबंधन की सरकारें रहीं। तो AIADM के जैसी पार्टी और जयललिता जैसी नेता का इस देश की पॉलिटिक्स में कितना अहम स्थान देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश की दोनों बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों का आज भी बहुत बड़ा वजूद नहीं बचा है वहां। और वैसी स्थिति में जो उनकी हैसियत थी, लगातार दूसरी बार असेंबली का चुनाव जीतना और जिस तरीके से लोकसभा की सीटें उनके पास थी, अगर 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और वो सौभाग्य से तमिलनाडु की अगुवाई कर रही होंगी उस समय, हमारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ऐसे राजनेता का जीवित होना राष्ट्रहित में भी आवश्यक होगा, कोई चमत्कार हो और वो लंबी आयु जिए। तो मुझे लगता है 2019 के चुनाव में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए कि किसी भी दल को एक अपराजय बहुमत मिलने की स्थिति नहीं दिखती है। तो जब भी गठबंधन सरकारों का दौर होगा उसमें निश्चित तौर पर उनकी हैसियत बहुत बड़ी होकर के उभर सकती है। ठीक है गोपाल, एक छोटी सी बात
अच्छा ठीक है, आप बोलिए संतोष, मैं आ रहा हूं। हमेशा गोपाल जी आता हूं। अम्मा के ब्रांड अम्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक लेगेसी भी थी जो जयललिता ने रिसीव करी अपने सीनियर्स से। वो पेरियार की राजनीति थी, द्रविड़ मुनेत्र कळगम की द्रविडियन राजनीति थी, लेकिन एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पेरियार पॉलिटिक्स साउथ की जो है वो है डाउन ट्रोडन की। वो मासेस की जो एक्सप्लॉइटेड रही हैं, जो दलित्स हैं, जो डाउन ट्रोडन, उनकी पॉलिटिक्स थी। फिर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि जयललिता तो तमिल ब्राह्मण फैमिली से थी, तो उन्होंने कैसे ये डाउन ट्रोडन की राजनीति ले ली? तो उन्होंने उस जाति को कन्वर्ट कर दिया जेंडर में। उनकी एक्सप्लॉयटेशन था वो फीमेल एक्सप्लॉयटेशन। वो पुरुष प्रधान एमजीआर और करुणानिधि और उन तमाम बड़े बड़े आइकन्स के बीच में वो अकेली महिला किस तरह से इनविंसिबल रहकर बड़ी लीडर बनकर आई। तो वो पब्लिक के बीच में वो तमिल ब्राह्मण फैमिली, अयंगर फैमिली से होते हुए भी वो एक्सप्लॉयटेड की राजनीति कर रही थी। वो जेंडर्स के साथ करती है। अभी नलिनी जी ने जैसे बताया अम्मा ब्रांड, अब देखिए तमिलनाडु सरकार ने भी 15 रुपए प्लेट या 10 रुपए प्लेट का स्कीम चलाया, शीला दीक्षित सरकार ने भी चलाया। जब शीला दीक्षित सरकार की प्लेट, जब दिल्ली में लोग जनता खाते थे तो दिल्ली सरकार की प्लेट खाते थे, पर जब तमिलनाडु में लोग सरकार वो खाना खाते तो अम्मा का दिया हुआ निवाला मुंह में लेते थे। वो फर्क था उनके प्रोपेगेंडा का, वो फर्क था, वो स्ट्रेंथ थी उनके प्रोपेगेंडा की। ये कहना है जैसे ये कह रहे हैं कि अब बहुत ही ज्यादा महत्व बता रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये थी इनकी जो पार्टी में और जिससे द्रविड़ पॉलिटिक्स। मुझे सिर्फ ये कहना है कि उम्मीद करनी चाहिए और कुछ भी हो तरकीब इनको करनी चाहिए कि ये पार्टी बिखरे नहीं, ये पार्टी किसी तरह से जिसकी बहुत संभावना लगती है, क्योंकि जयललिता जैसा कद्दावर नेता और तो कोई है नहीं पार्टी में। इनकी जो स्ट्रगल का ये है कि किसके पास जाएंगे, कहाँ पे कांग्रेस इनके पास आएगी, ये कोई भी पार्टी। देखिए कांग्रेस में जबकि शादी हुई थी शशिकला के फॉस्टर सन की, तो उस वक्त मुझे याद है कि तस्वीरें निकली थी, एक बुकलेट छापी थी कांग्रेस पार्टी ने जिसमें दोनों ने लाल साड़ी पहन रखी थी, शशिकला और जयललिता ने, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये सोने के जेवर और सोने और जवाहरात के जेवर वो उसमें थे, और ये कांग्रेस पार्टी लिए इनको घूमती थी। इसलिए हो सकता है कि अब जो चीज आए उसके अंदर कौन किसके साथ में जुड़ेगा, पुरानी चीजें भूलेंगे नहीं। वो तो अभी अब भविष्य के गर्भ में है कि क्या चीजें आप सामने आती हैं, और पॉलिटिक्स में कौन स्थायी दोस्त और कौन दुश्मन होता है ये भी आप सब जानते हैं मैम। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अनिल आनंद जी आ रहा हूं बस। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बोलिए, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जयललिता का मोदी जी से बहुत अच्छा संबंध था, वो एक दोनों को म्यूचुअल अप्रिसिएशन थी, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले भी वो एनडीए में रही थी। जयललिता जी ने आज जो अपना कद जो बढ़ गया या जो उनका जो प्रेम लोगों का है उसमें जो असली कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये जो दलित और जो पिछड़े वर्ग के साथ जो अपनेपन के साथ जो राजनीति की, वही लोग हैं जो आज पूरी तरह से उनके लिए डेडिकेटेड है। और आज तमिलनाडु में देखिए लगभग 70% के प्रति रिजर्वेशंस है। तो यह एक जो पॉपुलिस्ट और ये जो डाउन ट्रॉडन की राजनीति जो उन्होंने की, उसके लिए जो पॉपुलिस्ट उनका जो इमेज बनी वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लीडरशिप का वैक्यूम है वह आगे की राजनीति के लिए बड़ा ही मतलब हाँ, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं अनिल आनंद से वही सवाल लेके जाऊंगा जो आपने कहा है। हमने अभी देखा, अभी हमने भी दिखाया अपने दर्शकों को कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने में जयललिता का बहुत बड़ा हाथ था, और अभी डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर एआईएडीएमके जो लगभग आपके साथ रहती थी, आपका विरोध नहीं करती थी, वो भी आपके खिलाफ गई थी। तो आपका एक सिरे से कहना कि रिश्ता बहुत अच्छा था, ये भी शायद सही नहीं होगा अनिल आनंद। देखिए, इस अलायंस की राजनीति में कोई भी रिश्ता कितना अच्छा है कितना बुरा है ये कह देना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मेरे मित्र भाजपा के कहीं ना कहीं अपनी शख्स में अपनी तस्वीर देख रहे हैं, सही नहीं होगा इस समय पे। बिल्कुल ये भूल रहे हैं कि जयललिता जी ने सोनिया गांधी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई, उनका भी समर्थन किया, भले ही उन्होंने बाद में सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया, झगड़ा हो गया। और इनके पार्टी के जो इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट लीडर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो कर्णधार थे उसके, उन्होंने करवाया था। मेरा ये मानना है कि एक दो तीन चीजें मैं कहना चाह रहा हूं बड़ी जल्दी से। एक तो हम लोग डॉक्टर जयललिता की शख्सियत को बहुत छोटा करके देख रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों की राजनीति करती हैं, मेरा मानना है कि उनका कानवस बहुत बड़ा था उससे है, क्योंकि वो स्वर्णों की सो-कॉल्ड स्वर्णों की राजनीति भी करती है, राजनीति करती है नहीं कहा मैंने, कहा कि उसके कारण उनको जो
लोगों का जो सहयोग और समर्थन मुझे बोलने देंगे, आपने जो कहा मैं उनके प्रेम और इतना जो जिस मैं ये कह रहा हूं कि उनकी कर्मठता की वजह से उनकी छवि जो थी वो उसका एक कानवस बहुत बड़ा था। मुझे लगता है समाज का हर तबके का उनको सपोर्ट मिला। और ये जो एक और चीज हम लोग कह रहे थे कि सहानुभूति इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में राजनीति में चलती है। लेकिन जयललिता का केस मुझे कुछ ज्यादा अलग नजर आता है। मुझे लगता है उनकी सहानुभूति से ज्यादा उनका स्टीली रिजॉल्व जो था, जैसे रामचंद्रन जी ने कहा, नलिनी ने कहा, शुरू से ही हर जगह पे लड़के आगे निकलना है। मुझे लगता है कहीं पे सहानुभूति से ज्यादा लोगों को उनका जो दृढ़ निश्चय था, फाइटिंग स्पिरिट, उस पे और फाइटिंग स्पिरिट पे उनका फेथ जो था, उस वजह से हर कदम पे लोगों ने उनका साथ दिया और एमर्ज हो गए। स्पेशली जैसा कि इन्होंने कहा कि मेल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स में जब एक वुमेन इस तरह से निकल कर आए। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे संतोष ने कहा पेरियार की द्रविड़ियन राजनीति से जुड़ी जरूर, लेकिन उन्होंने जो अपना रास्ता इख्तियार किया उसका द्रविड़ियन राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अपना एक डिस्कोर्स नया बनाया, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि अगर द्रविडियन राजनीति की आप बात करें तो फिर आपको भगवान पे विश्वास नहीं करना है। ठीक है, इस बीच मैं एक अपडेट दे दूं, मैं आ रहा हूं। इस बीच राजनाथ सिंह का बयान आया है पीटीआई के हवाले से, वो कह रहे हैं देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, गृह मंत्री आश्वासन देते हुए। जी मैम, स्टीली रिजॉल्व की जो बात की, जो अपुष्ट ये खबर मेरे पास ये है कि देखिए मैं आ रहा हूं सर, वो मधुमेह डायबिटिक बहुत ही ज्यादा डायबिटीज के शिकार हैं। सुना है कि उनकी जो पाँव की उंगलियां हैं वो कटी हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उस पर ऑपरेशन करके उनको काट भी देना पड़ा क्योंकि इतनी ज्यादा डायबिटिक। लेकिन ऐसी रिजॉल्व, ये इच्छा शक्ति कि वो तब भी चल लेती थी और किसी को इस चीज के मतलब जाहिर नहीं होने दिया इतना ज्यादा। बिल्कुल, तो उनको मिल भी नहीं पाए हॉस्पिटल में। नहीं, ये नहीं, इसके पहले की बात है ये। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। गोपाल कृष्ण बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उनकी राजनीति थी वो कहीं ना कहीं इसीलिए उनकी पॉपुलिज्म थी कि चाहे उन्होंने जितने भी जो एंडोमेंट के स्कीम्स करवाए, जो रसोई चलाई गरीबों के लिए, वो किया, तो जो द्रविड़ तमिलनाडु में उनकी पहचान इसीलिए है कि उन्होंने जो डाउन ट्रॉडन की पिछड़े वर्ग की राजनीति की और जो गरीबों के लिए हितकर योजनाएं चलाई, वही उनकी स्ट्रेंथ थी। वो तो हर पार्टी वही तो, और भी लीडर्स हैं, लेकिन अभी जैसे रजनीकांत है, विजय है, तो ये सारे राजनीतिक पॉलिटिक, ये जो फिल्म एक्टर्स है, हीरो हीरोइन है, वो वहां पे राजनीति में महत्व है। लेकिन जो अलग स्थान उन्होंने बनाया वो उसी लिए किया कि उन्होंने एक द्रविड़ राजनीति को की जो वहां पे थी उसको उठाया। और अभी वहां पे रिजर्वेशन भी आप देखिए 70% के करीब रिजर्वेशन है। तो ये सब चीजें उनके इस पूरे कद को बढ़ाने में और पॉपुलिस्ट मेजर में उनके वो सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया। ओके सर, आप रहिए मेरे साथ। रामचंद्रन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। रामचंद्रन साहब, जयललिता जैसी शख्सियत तो नहीं दिखती उनकी पार्टी में, लेकिन अगर जयललिता अगर हॉस्पिटल में हो और किसी को टेक ओवर करना हो, किसी को संभालना हो, तो आपको कौन लगता है जो इन कमांड हो सकता है? चाहे वो थम्बेदुरई हो, चाहे वो शशिकला हो, और चाहे वो पनीरसेल्वम हो, या आपको लगता है कि बराबर बांटा जाएगा ताकि एक बैलेंस बना रहे? नहीं, बांटा तो नहीं जा सकता इस पार्टी में, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। वहाँ हर एक आदमी सोचता है कि वही एक लीडर है जो जयललिता को सक्सीड करेगा। इस माहौल में जिस तरीके से रिलेशनशिप शशिकला की रही है, वो भी एक कर्स है जयललिता के लिए, क्योंकि उनके फ्रेंडशिप के साथ उनको कॉन्फिडेंट बनाना जयललिता को ज़्यादा नुकसान देन हुआ, ना कि कोई फ़ायदा उससे। दूसरी बात यह है कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, उन्होंने पेरियार की जो वाइडर प्रिंसिपल और पॉलिसी थी उसको ज़रूर फॉलो किया। पेरियार नहीं चाहते थे कि किसी डाउन ट्रॉडन में डिस्टिंक्शन हो। वो कहते जितने भी डाउन ट्रॉडन हैं उन सबको एक साथ उठाया जाए। बिल्कुल, और उन्होंने कोशिश यही की है। बट सबसे अहम बात यह है, महिला को जो इम्पोर्टेंस हमारे सोसाइटी में मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता था, उन्होंने ये कर दिखाया कि महिला को उन्होंने उठाया है, उनको अपनी एक अवधि और स्थिति दी है। और महिलाओं का सपोर्ट इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में देश में किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, महिला हो या आदमी हो। ठीक है,
संतोष, बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। अब जब नॉर्थ में हम लोग जो विजुअल्स देखते हैं, अम्मा को कोई 2 फीट से पास आकर गुलदस्ता नहीं दे सकता। वो सारे बॉडी लैंग्वेज वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो देखता है कि हमारी चीफ मिनिस्टर जिसके पास कितना भी बड़ा पुरुष क्यों ना हो, वो 2 फीट से आगे पहुंच नहीं सकता गुलदस्ता देने के लिए। और गुलदस्ता देने के लिए आपको पूरा 90 डिग्री झुककर गुलदस्ता देना होगा। ये सब लेट कर भी दे तो पनीर सेल्वन वो फॉर द कैमरा या फॉर रियल, पनीर सेल्वन जब मुख्यमंत्री बनते हैं या बनने के बाद में वो कुर्सी खाली छोड़ देते हैं और अपनी कुर्सी अलग मुख्यमंत्री की ऑफिस में रखकर ये और है। लेकिन इसकी बहुत सारी आलोचना भी होती है, जैसा कि मायावती के बारे में या ममता दीदी के बारे में, कि अगर वो उनके जो सबऑर्डिनेट है उनके सामने इस तरह से झुके तो लोग कहते हैं कि ये जेस्चर क्या होना चाहिए। राजू रंजन, मैं आपसे लेना चाहूंगा एक इस पर रिएक्शन। क्या ये ऐसा हो रहा इंडियन पॉलिटिक्स में? ठीक है, एक रेस्पेक्ट तो सबका होना चाहिए और सीनियर का, सीएम का रेस्पेक्ट बतौर एक लेडी रेस्पेक्ट तो सबको होना चाहिए। देखिए, जयललिता जी ने जो कुछ अपने इस जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, मुझे लगता है भारतीय राजनीति में जब भी हम महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे, उनके सशक्तिकरण की बात करेंगे, समाज में एम्पावरमेंट की बात जब भी करेंगे, तो एक प्रतीक के तौर पर जयललिता जी का चेहरा उभर करके आएगा। बिल्कुल। और जयललिता जी ने एक बात सही है कि जिस तरह से एंटी ब्राह्मणिज्म, संस्कृत के खिलाफ एंगर और अय्यर जो डोमिनेटेड जो वो इंटेलेक्चुअल्स जो वहाँ एक उनका जो डोमिनेंस था, और पॉलिटिक्स में जिस तरह से उस विरासत को एक ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने हासिल किया। अभी इसको बहुत आसानी से इसको वोट की राजनीति से जोड़ करके जो लोग भी देखना चाहे, लेकिन मुझे लगता है ये करिश्माई नेता ही ऐसा कर पाता है कि जिसकी अगुवाई वो कर रहा है उससे अपने आप को जोड़ने के लिए वहां उसका जो जिस कुल में उसकी पैदाइश हुई है वो एक तरफ किनारे रह गया। उसका जो योगदान था, जो उसकी भूमिका थी और जो उसका समर्पण था, उसने उस वर्ग का चहेता उनको बना दिया। और ये एक बड़ी उस शख्सियत की जीत है। और मैं समझता हूँ जो भी हो, आज रात या कल काफी महत्वपूर्ण है जो कुछ भी सामने आएगा देश के सामने, लेकिन हम जब भी हिंदुस्तान के चंद राजनेताओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ खुद गढ़ा है, तो उसमें जयललिता जी का नाम अगली कतार में एक होगा। चलिए, मेरे पास समय कम है, एक फाइनल कमेंट मैं सबसे लूंगा, छोटा छोटा 20-30 सेकंड का रखेंगे आप सभी, ताकि मैं सबको कवर कर सकूं। नलिनी जी, आपसे शुरू करते हैं। हमारे देश में एक बहुत ही अजूबी एक चीज़ है कि जो एस्थेटिक होता है, यानी कि जिसका अपना कोई नहीं होता, घर बार नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं नज़र आता है, बाल बच्चे वगैरह इस तरह से, जो बिल्कुल इस तरह से नहीं, पब्लिक उनको पसंद करती है। अगर आप देखेंगे, और अब नाम लेना है यहाँ पर क्या, आज तो जयललिता जी का ही नाम लेना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो पब्लिक को वो चीज़ भा जाती है। और दूसरी ये बात है कि ऐसी महिला को 2-2 बार आप जेल भेज दें, वो जेल में रहें और अंतिम दम तक ये ना पता लगे कि आज निकलना है कि नहीं, तो जैसे बात हुई। छोटा कमेंट 20 सेकंड। देखिए, ये अब बड़ी अलग तरह की शख्सियत है जयललिता जी। मुझे लगता है कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो इनका सानी कोई नहीं है, वो अपनी तरह की अकेली है। ठीक है, प्रार्थना है कि ठीक होके जल्दी आएं। बिल्कुल, और ये एक बहुत उनकी जीवनी, उनकी जिंदगी एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है एक फिल्म के लिए। संतोष, ठीक होके आएं और खुद किसी को ये दिशा निर्देश करें तो बहुत अच्छा होगा। संतोष, गौरव, जयललिता जी को व्यक्तिगत तौर पर जो कन्वेंशनल राजनीति है भारत की, उसकी एक आखिरी स्ट्रॉन्ग पिलर मानता हूँ, क्योंकि 2014 में जब न्यू मीडिया और इन सब की हम बातें कर रहे थे, तो 2016 के चुनाव कैंपेन में हमने देखा वो नुक्कड़ों में जाकर कहती थी कि मैं अपना बचपन कितना मिस करती हूँ, मैं अपना बचपन, मेरी माँ कितना दुख भरा गुजरा। और लोग रोते थे, उनके कैंपेन इलेक्शन में रोते थे। जब हम फेसबुक और ट्विटर की बात करते थे, वो लोगों से डायरेक्ट बात करती थी, डायरेक्ट जुड़ती थी। और लोग अगर स्पीच किसी का सुनकर रो दे तो उससे बड़ा कोई राजनेता शायद नहीं हो। बिल्कुल। रामचंद्रन साहब, फाइनल कमेंट 30 सेकंड सर। मैं मानता हूं कि उनसे ज्यादा ह्यूमनिस्ट देखने को कम मिलेगा, पर वो थी रियल ह्यूमनिस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद हम ये करते हैं, प्रार्थना हम ये करते हैं कि जयललिता ठीक होकर वापस लौटे, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंताजनक खबरें हैं और अभी भी हॉस्पिटल कह रहा है कि हालत बेहद नाजुक है और उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसलिए तमाम प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। फिलहाल हमने कोशिश की हम आपको जयललिता की शख्सियत से परिचय करवाएं और बताएं कि जयललिता कितनी बड़ी नेता हैं इस देश की पॉलिटिक्स में। और ज़्यादा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, सटीक अपडेट देंगे, सही अपडेट देंगे। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। नमस्कार।